हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम न्यू सोशल साइंस बुक ग्रेड 7 से चैप्टर नंबर 11 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप्स। ये आपकी जीएसईबी बोर्ड की बुक है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको प्राकृतिक एनवायरनमेंट एक भेंट के तौर पर मिला है, यानी कि इसी एक प्लैनेट पर जीवन है। अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होता तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। जो ह्यूमन लाइफ फल फूल रही है वो इसी एनवायरनमेंट के कारण। तो अगर हम धरती पर सरवाइव कर पा रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है? एनवायरनमेंट का। तभी हम लोग हर बात पर जोर देते हैं कि हमें अपना एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। अब वर्ड जो एनवायरनमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे चारों तरफ जो एक कवर है। ये जो कवर है ये नेचुरल कंपोनेंट्स का है जो पूरी धरती के अराउंड है। एनवायरनमेंट बना होता है 4 कंपोनेंट से: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, उसमें बताया गया है कि अर्थ जो एनवायरनमेंट है वो 4 मेन कंपोनेंट से बना है। हमने ऊपर पढ़ लिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इसके बारे में आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि लिथोस्फीयर होता क्या है। हमारी जो अर्थ की एक सॉलिड सतह है, जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, जिसे हम जमीन कहते हैं, वो है लिथोस्फीयर। अब ये बनी किससे है? रॉक्स से, मिनरल से, और इसको ढका हुआ किससे है? एक पतली लेयर सॉइल की, मिट्टी है हमारी इसके ऊपर। इस लिथोस्फीयर की बहुत सारे यूजेस हैं। ये लैंड देती है, जमीन देती है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, खेती बाड़ी के लिए और रॉ मटेरियल के लिए जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये है हमारा पहला कंपोनेंट लिथोस्फीयर। दूसरा आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। अर्थ सरफेस का जो लो लाइंग एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं पानी के जो हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं: ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए पानी बहुत जरूरी है। और जो ओशियन यानी जो महासागर है, ये एक तरह से खजाना है बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस का। थर्ड आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है एक बहुत ही, कहना चाहिए, लेयर है अर्थ एयर की जो हमारी अर्थ को कवर किए हुए। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये बना किससे है? अलग अलग तरह की गैसेस से, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल से, एल्कली से और भी बहुत कुछ। इसका मेन काम क्या है? ये हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है अर्थ पर। जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है जो धरती पर पड़ती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे हम जो है अपनी लाइफ को प्रोटेक्टेड पाते हैं। हम साउंड सुन पाते हैं इसी एटमॉस्फेयर के कारण। तो एक तरह से एटमॉस्फेयर हमारी कई चीजों में मदद करता है। जो आज की डेट में हमारे मीन्स है कम्युनिकेशन के, ब्रॉडकास्टिंग के, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, ये हम इनमें जो आवाजें सुनाई देती हैं ये हमें कैसे सुनाई दे रही है? ये सब इस एटमॉस्फेयर के कारण ही है। फिर आता है आपका चौथा बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? जो पार्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, जहां पर लाइफ बहुत वास्ट है, परवेसिव मीन बहुत ज्यादा है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अब इसमें आते हैं हर तरीके के फूल, पत्ती, फल, फोना, हर सारे जानवर इसमें आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनका जो खाना है ये और जो जरूरतें हैं वो हमें मिलती हैं इसी बायोस्फीयर से। तो ये थे 4 मेन कंपोनेंट्स। अब देखते हैं 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। 2 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसमें आपके फ्लोरा, फोना और ह्यूमन बींग शामिल। वही ये हो गए बायोलॉजिकल। एक होते हैं इनऑर्गेनिक यानी एबायोटिक,
अब इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से आए? लैंड, वाटर, एयर। तो ये प्राकृतिक तौर पे एनवायरनमेंट है जो हमें मिला है, नेचुरल जिसे कहते हैं। वहीं दूसरा एनवायरनमेंट क्या है? मैन मेड। मैन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो इंसान ने इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके अपने दिमाग से क्रिएट किया है, उसको कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मैन मेड एनवायरनमेंट से। हम ह्यूमन जो है वो इंटरैक्ट करते हैं हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे। इंसान क्या करता है? अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों में बदलाव करता है। पहले जमाने में इंसान एक नोमैडिक लाइफ जीता था और उसने एनवायरनमेंट को अपनाया जैसे उसकी जरूरतें पड़ी उसके हिसाब से। उसकी लाइफ सिंपल थी, उसकी जरूरतें कम थी, तो उसकी जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। जैसा भी उसका आसपास का वातावरण होता था उसमें उस हिसाब से उसकी जरूरतों की चीजें पूरी हो जाती थी। पर जैसे जैसे समय गुजरा, बदलाव हुए, अब उसकी जरूरतें भी बढ़ी। इंसान सीखने लगा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बदलाव करना है एनवायरनमेंट में। नतीजा क्या हुआ? अब प्रोडक्शन बढ़ने लग गया एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, क्योंकि व्हील और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। व्हील का इन्वेंशन हो गया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। तो ये जो मैन मेड एनवायरनमेंट है, इसीलिए इसको कल्चरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इंसान ने अपने आप को अडेप्ट किया इस एनवायरनमेंट में, जैसी उसकी जरूरतें थी उसके अकॉर्डिंग, और उसमें जैसी चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग उसने चेंजेस भी की। अब ये आपको एक पूरी इमेज दी गई है हमारे एनवायरनमेंट की। इसमें आप चारों लेयर्स देख सकते हैं। आपकी सबसे पहला कंपोनेंट लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। तो ये आपको इमेज दिखाई है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो एरिया है पानी का अर्थ पे वो ज्यादा है लैंड एरिया से। मतलब हमारी जो धरती है, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसमें पानी का एरिया ज्यादा है बजाय लैंड एरिया के। अर्थ सरफेस का 71% जो है इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। ओशियन जो है वो ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रिजर्व है पानी का। 4 ओशियंस है अर्थ पर, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। सारे ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ओशियंस बहुत ही ज्यादा चौड़े हैं और बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। पैसिफिक ओशियन में एक ट्रेंच है जो लगभग 10 से 11 किलोमीटर गहरी है। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। तो पैसिफिक ओशियन में एक 10 से 11 किलोमीटर गहरी खाई भी है। ज्यादातर जो पानी है अर्थ पर वो सलाइन है। सलाइन का मतलब क्या हुआ? खारा पानी है। और ये आपको ज्यादातर ओशियन और समुद्र में मिलेगा, यानी महासागर और सागर में। जो मेन सोर्सेज है फ्रेश वाटर के वो है ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स जो फ्रेश वाटर्स के होते हैं, रिवर्स और भी जो होंगे सोर्सेज, लेकिन मेन जो सोर्सेज है फ्रेश वाटर के वो ये है। सी वेव्स, अब जो समुद्र की लहरें होती है, सी वेव्स जो है वो अलग अलग फोर्सेस से उठती है। नॉर्मल वेव्स जो वो क्रिएट होती है वो हवा से होती है, जो उस सी सरफेस के ऊपर बह रही होती है, उससे एक नॉर्मल वेव्स क्रिएट होती है। हाई वेव्स कब फॉर्म बनती है? जब हवा जो है वो घुमावदार होती है, वर्लपूल टाइप का जो बना देती है, या स्टॉर्म तूफान होता है, तब हाई वेव्स बनती है। जब भी वेव्स कोस्ट तक पहुंचती हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे आपने सुना है ना सुनामी वगैरह, ये सब वो विंड्स हैं जब लहरें हैं जब इतनी तेजी से आती हैं तो फिर पूरी तरह से वो एरिया को तबाह कर देती। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ये जो आपको एक टेबल दी गई है इसमें शायद ये दिखाया गया है कि कितना परसेंट जो है पानी ऑक्यूपाई कर रहा है अर्थ सरफेस को। जैसे ओशियंस सबसे ज्यादा है, 97.3% एरिया कवर कर रहे हैं। फिर ग्लेशियर आइसबर्ग्स 2% है, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर लेक 0.009, सलाइन वाटर लेक 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019।
और रिवर्स 0.0001। तो ये आपके लिए एक दिया हुआ है कि किस तरीके से पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। टाइड्स और एब्स, अब ये क्या है? सी लेवल जो है दिन में 2 बार बढ़ता है और घटता है। हर दिन 2 बार सी लेवल राइज करता है और घटता है। ये जो फिनोमिनन है, प्रोसेस है राइजिंग और फॉलिंग सी का, इसको कहते हैं टाइड और एब। जिस समय हाई टाइड होती है उसमें जो टाइम पे जो सी वाटर है वो शोर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब शोर की तरफ उसकी लहरें बहुत जोर से आती है। जबकि एब का जब टाइम होता है तो सी वाटर सी से जो है सी में वापस लौट जाता है शोर से। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है दो टाइड्स के बीच का, ये लगभग 12 से 12.25 घंटा तक का होता है। 12.25 आवर्स का होता है। टाइड जो है वो अर्थ पर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून के कारण। जो मास है सन का वो बहुत ज्यादा है मून से, लेकिन वो अर्थ से बहुत दूर है। इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो ज्यादा है अर्थ पर। अलग अलग हिस्से जो अर्थ के हैं वो फेस करते हैं सन को और मून को अलग अलग टाइम्स पे। तो टाइड्स जो है इसीलिए अलग अलग समय पर होती है। जिस दिन न्यू मून या फुल मून होता है उस दिन सन, अर्थ और मून ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ये वो कंडीशन है जब हाई टाइड होती है। पर अगर मून जो है वो अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में है तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लो टाइड्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। नतीजा ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है और इससे जो है लो टाइड्स होती है। थर्ड आता है ओशियन करेंट्स। जैसे कि नदियां हैं अर्थ पर, ओशियन में भी बहुत सारा पानी है जो कि एक डायरेक्शन में बह रहा है हजारों सालों से, और इन करेंट्स को कहते हैं ओशियन करेंट्स। ये जो करेंट्स हैं गर्म भी होते हैं और ठंडे भी। ज्यादातर जो मेन कॉज होता है करेंट्स का वो होती है सोलर एनर्जी, विंड, पानी जो समुद्र का है उसका खारापन और अर्थ का रोटेशन। मोस्टली जो हॉट करेंट्स हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं और जो कोल्ड करेंट्स हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटर रिलेशनशिप क्या है कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के उनके बीच में। मैन जो है वो सेंटर में आता है सारे कंपोनेंट्स के। एनवायरनमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके सेंटर में हम आते हैं ह्यूमन बीइंग। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो कनेक्टेड है एक दूसरे से कुछ सम फिजिकल साइकिल्स के कारण। ये साइकिल्स कौन सी हैं? जो ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित होती है। अब मैन जो है वो क्या करता है? खुदाई करता है लिथोस्फीयर में मिनरल्स पाने के लिए। अब ये जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं खुदाई के कारण, इन गड्ढों में क्या होता है? पानी भर जाता है। नतीजा क्या होता है? वहां पर हाइड्रोस्फीयर बन जाता है। अब टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में है जब वो बढ़ता है तो जो पानी है हाइड्रोस्फीयर में वो इवेपोरेट होता है और वो जाकर एटमॉस्फेयर से मिक्स हो जाता है। अब जब मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में ठंडा होता है तो बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। ये जो फ्लो है वाटर का वो उसके कारण क्या होता है? मिट्टी उखड़ जाती है। नतीजा क्या होता है? बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है इकोसिस्टम से। किसके कारण? जो ये कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, उनके कारण। आप ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के उनका एक पूरा का पूरा उन्होंने डायग्राम बताया है कि कौन से जो है वो नेचुरल है, कौन से मैन मेड। नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। इंसान जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके अलग अलग कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के हैं उनका यूज करता है। और किस लिए यूज करता है? ताकि अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। महात्मा गांधी जो थे उनका कहना था कि पॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है कि आप जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं अपनी इन ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। महात्मा गांधी कहते थे कि पॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि इंसान जो है अपनी एक्टिविटीज के द्वारा जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसको दूषित कर रहा है। अब कंपोनेंट्स जो पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स।
एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड तब माना जाता है जब रिसोर्सेज जो हैं उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के और बिना किसी भेदभाव के बस यूज किया जा रहा है। इंसान की एक जो शार्प एस्पिरेशन है, एक कोशिश है कि हम जो है ह्यूमन जो है वो अपना डेवलपमेंट तेजी से तेजी और जल्दी से जल्दी कर ले। इसी के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ये जो सब हो रहा है ये सब जिम्मेदार है एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन या पॉल्यूट करने के लिए। अभी आज की प्रेजेंट में देखो तो लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ये बहुत तेजी से हो रहे हैं और पॉल्यूशन का एक उल्टा प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन लाइफ पे, जो लिविंग बीइंग्स है उन पे। हमें फौरन ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर पाए और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको रोक पाए। तो जो मैन मेड जो एनवायरनमेंट है इसी के कारण हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो काफी हद तक पॉल्यूट हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इस तरीके की होती है। आप ये देख सकते हैं एक यहाँ पर पिराना डंपिंग, ये डंपिंग यार्ड है, कितना पहाड़ बने हुए हैं कूड़ों के, जो कूड़ों के ढेर के होते हैं। यहाँ पर हर जगह का कूड़ा आके डंप किया जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं लैंड पॉल्यूशन। अगर जो सॉइल की क्वालिटी है या जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें चेंज आता है तो उसे कहते हैं लैंड पॉल्यूशन। आसानी से नहीं महसूस कर सकते, ये पूरी पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ के घर से जो सॉलिड गंदगी निकलती है, पानी निकलता है, या इंडस्ट्रीज जो बनाई जाती हैं फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड पे, गंदा पानी जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, प्रदूषित पानी होता है, उसको डिस्चार्ज करना, वो पानी जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है उसे ओपन लैंड पे आप छोड़ दें। इंडस्ट्रीज का जो सॉलिड वेस्ट है वो लैंड पे छोड़ना, खुदाई की जो एक्टिविटीज होती है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज होती है, केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, ओवर सिंचाई का ये पानी का जमीन से निकालना, ओवर यूसेज इंसेक्टिसाइड्स का, साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज करना, ये सब के सब जिम्मेदार है किसके लिए? लैंड पॉल्यूशन। कोई एक चीज से लैंड पॉल्यूशन नहीं होता। हम पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, हम इतनी चीजें बन रही हैं, तो ये सब जो बन रहा है, इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, इन सब से जो गंदगी निकलती है वो सब कहाँ डिस्चार्ज हो रही है? इसी लैंड पे ही तो हो रही है। तो उसी के कारण जो सॉइल क्वालिटी है या उसके न्यूट्रिएंट्स में चेंज आ जाता है तो उसे कहते हैं लैंड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो पंजाब में हुआ यूज करने के कारण नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये जो एक्सेसिव यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइजर का होशियारपुर में, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब की थी और रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा की थी, तो जो पानी कुएं का होता है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया और इस हद तक कि वो एक खतरे के लेवल तक प्रदूषित हो चुका था। वो नतीजा क्या हुआ? जो लोग वहां रहते थे उन्होंने उस कुएं का पानी पिया और वो कई बुरी बीमारियों के शिकार बनते चले गए। अब ये जो बीमारियां थी उसमें कैंसर, इंटेस्टिनल और यूरिनल डिजीजेस थी। क्या कारण था? कि जो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो गया, वो खराब हो गया पानी, इस वजह से क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चरल जमीन है उस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था। क्या होगा? फर्टिलाइजर आप जब जमीन पर डालेंगे तो धीमे धीमे वो पानी की मदद से नीचे जाएंगे, ग्राउंड लेवल में जाएंगे, तो वहां पर उसका असर आएगा। और पानी कहाँ से आता है कुएं में? बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से आता है। तो वहां तक पानी अगर आपका खराब हो जाएगा तो आप सोचिए कितना ज्यादा इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि हम सॉइल पॉल्यूशन रोक पाए? सबसे तो पहले जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक और इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स, उनका उपयोग किया जाए इन पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। जो खाद होती है, ग्रीन मैन्योर, उसका इस्तेमाल किया जाए। इंडिजिनस यानी जो हमारे अपने स्वदेश के बने हुए फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ग्रीन मैन्योर होती है, उसका यूज करना चाहिए बजाय पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर। कभी कदार आप इनका यूज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को भी आप अलग अलग करके रीयूज करें। प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करके रीयूज करें। ड्रिप है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए एग्रीकल्चर के। तो ये वो कुछ
मेजर्स है, स्टेप्स है जिनसे सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सके। एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि ये सब जो कंपोनेंट्स हैं ये कितने हमारे लिए उपयोगी हैं, और यहीं पर हम अपनी एक्टिविटीज के थ्रू इनको जितना गंदा से गंदा हो सकता है उतना जल्दी गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा लैंड पोल्यूशन, अब आता है वाटर पोल्यूशन। जब पानी का जो इस्तेमाल है वो ना करने लायक रह जाए, यूज और बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज के कारण, क्योंकि जो उसमें मिक्स हो जाती हैं, तब उसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। बाहर की जो गंदगी है उसका बहुत ज्यादा पानी में मिल जाना और पानी का बेइंतहा इस्तेमाल करना, उसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। सीवेज का पानी, वाटर जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रदूषित होता है, मिनरल ऑयल जो कैरियर्स होते हैं उनका लीकेज होना, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं उनका जो है मेनली यही सब जिम्मेदार है वाटर पोल्यूशन की। अब इसमें बताया गया सीधे सीधे, आपको अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो दिल्ली की जो यमुना नदी है उसका देख लीजिए, पानी बिल्कुल झाग से सफेद हो गया है। क्या कारण है? वो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। अब मेजर्स क्या क्या है वाटर पोल्यूशन को रोकने की? सबसे पहले जो वाटर पॉल्यूटेड होता है हाउसहोल्ड एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज से, उसको एक पहले डिस्पोज ऑफ करने से पहले प्यूरिफाई किया जाए, प्रोसेस एक प्यूरिफिकेशन का किया जाए, उसके बाद ही उनको डिस्पोज किया जाए नदियों में। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए कि ये जो डिस्पोजल है वेस्ट वाटर का बिना प्रोसेसिंग के उसको ना किया जाए। ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉल्यूट करते हैं वाटर को, उन सब्सटेंसेस का कंजम्पशन कंट्रोल करना चाहिए। तो ये है आपका वाटर पॉल्यूशन। थर्ड आता है एयर पॉल्यूशन। जो गैसेस और फ्यूम्स इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से निकलती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो कहलाती है एयर पॉल्यूशन। एयरबोर्न पार्टिकल्स जैसे कि कोल पार्टिकल्स हैं जो कि फ्यूल के तौर पे यूज होता है, कार्बोनेशियस कंपाउंड्स जो कि हमें फैक्ट्री फ्यूम से मिलते हैं, ये सब के सब एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जो फ्यूम्स होती हैं पेट्रोल की, डीजल की, वो भी जो है एयर पॉल्यूटेंट्स छोड़ती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपाइरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो है हार्मफुल गैसेस हैं। ये पॉल्यूटेंट्स हवा में जब बढ़ जाते हैं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण, अगर हम सॉलिड एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसको जला देते हैं, इंसिनेशन मतलब उनको जला देते हैं, तो उससे भी जो काला धुआं होता है ये सब जो है एयर पॉल्यूशन बढ़ाता है। आप इतनी न्यूज देखते हैं उसमें कितना बताया जाता है कि देखिए इस शहर का जो प्रदूषण स्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ की हवा कितनी ज्यादा खराब है। वजह क्या है? ये जो पराली वगैरह जो जलाई जाती है, इन सबसे जो धुआं होता है, ये सब एयर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। कंट्रोल क्या है एयर पॉल्यूशन के? एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को लॉज बनानी चाहिए और स्ट्रिक्टली उनको लागू करना चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि स्मोक और जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनको फिल्टर किया जा सके। ऐसी वाली जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है। जो कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी है। पॉल्यूशन फ्री सीएनजी, पीएनजी, सोलर एनर्जी, इन सब के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कैसे ट्रैवल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि अपनी प्राइवेट कार में, आपने देखा होगा एक ऐसे ही एक एड आया था कि एक बस है उसमें 30 लोग जा रहे हैं, तो सड़क पे सिर्फ एक बस खड़ी है, वहीं पर एक रोड ऐसी है जिसमें 30 गाड़ियां खड़ी हैं और उसमें 30 लोग जा रहे हैं। तब आप सोच सकते हैं जहां 30 गाड़ियां इतना प्रदूषण फैलाएंगी, वहीं एक बस में 30 लोग आराम से जा सकते हैं। तो उसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। पीयूसी जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करनी चाहिए व्हीकल्स के, जो पॉल्यूशन चेक होता है। फाइनली आता है नॉइज पॉल्यूशन। अननेसेसरी, एक्सेसिव, अनबियरेबल साउंड का मतलब क्या होता है? शोर, नॉइज। ऐसी नॉइज जो आप सुन भी ना पाए, आपके कान बेर ना कर पाए, इतनी जोर जोर से लोग बजाते हैं, उसे कहते हैं शोर। हम इस नॉइज को जानते हैं नॉइज पॉल्यूशन की तरह। साउंड जो है वो सबके लिए जरूरी है। जो इंसान हल्का म्यूजिक सुनना पसंद करता है उसके लिए रॉक म्यूजिक शोर है, जबकि जो रॉक म्यूजिक का फैन है उसके लिए वही आवाज बहुत मेलोडियस है। एक्सेसिव नॉइज पॉल्यूशन जो है वो ज्यादातर आपको मिलेगा
जो मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज में, बहुत जोर जोर से जो नॉइज व्हीकल्स आवाज करते हैं, और जोर जोर से ही हॉर्न बजाना, इसके अलावा सिनेमास, टीवीज, ये सब कारण है एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन का। जेट्स और वॉर प्लेन्स की जो आवाज होती है, बहुत सारे सायरन्स जो होते हैं, उनकी आवाजें पॉल्यूशन बढ़ाती है। लाउड स्पीकर्स जिनको हम सोशल ओकेजन, बैंड, ड्रम्स के लिए यूज करते हैं, डीजेस के लिए, फेस्टिवल्स के, इनॉग्रेशन, फायरवर्क्स के लिए, पब्लिक इवेंट्स, इलेक्शन रैलीज, एडवर्टाइजमेंट, सब के सब नॉइज पोल्यूशन फैलाते हैं। आप देखिए कितनी सारी चीजें हैं जिनके कारण ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। नॉइज पोल्यूशन से इंसान बहरा हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे उल्टा असर पड़ सकता है, उसका नेचर चिड़चिड़ा हो सकता है, एबिलिटी जो काम करने की है वो कम हो सकती है। एक्सेसिव नॉइज जो है इंसानों को तो ये परेशान करती है, बहुत सारे कीड़ों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, वो उससे शोर से मर जाते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के क्या सॉल्यूशंस है? साउंड प्रूफ सिस्टम्स, कर्टेन्स, इनका इंस्टॉल करना चाहिए सिनेमाज और पब्लिक हॉल्स में। अननेसेसरी नॉइज जो है वो ना करें सोशल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, इनॉग्रल फंक्शंस में। ज्यादा ट्री प्लांट करें इंडस्ट्रीज और एयरपोर्ट्स के अराउंड। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पे नो हॉर्न, साइलेंट जोन, ऐसे रूल्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। फायरवर्क्स का इस्तेमाल सेलिब्रेशंस में अवॉइड करें। वो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इनके जो वॉल्यूम है उनको कम रखा जाए। मशीन्स, व्हीकल्स, इनकी सर्विस रेगुलरली होनी चाहिए। तो ये जो सारे ऊपर दिए गए एक्टिविटीज है ह्यूमन बींग्स की, ये लैंड, वाटर, एयर और साउंड सबको पॉल्यूट करते हैं। इसके साथ साथ इनकी और जो एक्टिविटीज, सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च करी गई है स्पेस में, जो वेस्ट इकट्ठा कर दिया गया है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा स्पेस में, आर्टिफिशियल रेन जो अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करके करी जाती है, या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो कि न्यूक्लियर पावर के कारण होता है, ये सब एनवायरनमेंट पे असर डालते हैं। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जो है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, ये भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो एनवायरनमेंट को अगर मेंटेन करना है और बचाना है तो इंसान को अपने आप से सबसे पहले फर्म रिजोल्यूशन लेने होंगे। मतलब जैसे हमारा जब न्यू ईयर आता है ना, तो हम कहते हैं हम ये रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट को मेंटेन और सेव करना है तो इंसान को खुद को, अपने आप को पहले एक रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि नहीं, मैं ये चीज नहीं करूंगा जिससे एनवायरनमेंट गंदा हो, तभी जो है एनवायरनमेंट को हम ज्यादा बेहतर बना पाए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर।